हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है हेमरॉइड्स या पाइल्स, या हिंदी में इसको हम बवासीर भी कहते हैं। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हेमरॉइड्स या पाइल्स क्या है? बवासीर वास्तव में जो एनल कैनाल में स्वेल हुई वेन्स का पार्ट होती हैं, वेन्स होती हैं वहां पे जो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, स्वेलिंग उसमें हो जाती है, डायलेटेड हो जाती हैं, और ये बहुत ही आम है। लगभग 50 वर्ष की उम्र के बाद यदि हम देखें तो 50% लोगों में ये बवासीर देखा जाता है। बवासीर दो प्रकार के हो सकते हैं, आंतरिक बवासीर और बाहरी बवासीर। आंतरिक बवासीर क्या होंगे? वो बवासीर जो एनल स्फिंक्टर के ऊपर होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर होते हैं, उन्हें हम आंतरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और जो बाहरी स्फिंक्टर के बाहर होते हैं और ज्यादातर एनल कैनाल के बाहर दिखाई देते हैं, वो बाहरी बवासीर होते हैं। निचले रेक्टम में प्रेशर बढ़ने के कारण बवासीर हो सकता है, ये इसका मुख्य कारण है। और वो प्रेशर कैसे बढ़ सकता है? इसके कारण हो सकते हैं कि डेफिकेशन के दौरान स्ट्रेनिंग, यानी बहुत जोर लगाकर प्रेशर से स्टूल पास करना, लंबे समय तक शौचालय में बैठे रहना क्योंकि स्टूल पास नहीं हो रहा है, बहुत लंबा क्रोनिक डायरिया या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे ओबेसिटी या मोटापा। गर्भावस्था में भी बवासीर बढ़ने की संभावना देखी गई है। न्यूट्रिशन यानी जो डाइट है वो भी इस पे असर डालती है। जैसे यदि आप लो फाइबर डाइट लेते हैं तो भी बवासीर होने की संभावना रहती है। और नियमित रूप से भारी वजन उठाने का कोई काम करना, तो ये सब जो इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर है उसको इंक्रीज करते हैं और संभावना हो जाती है कि बवासीर हो सकता है। कैसे पता लगेगा कि बवासीर है? उसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण होता है खुजली और दर्द, यानी ईचिंग होती है एनल एरिया में और पेन होता है, स्पेशली जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो। और शौच के साथ, स्टूल के साथ रक्त भी आ सकता है, रक्तस्राव हो सकता है। तो क्लाइंट को पता लग सकता है कि अगर रेडिश स्टूल पास हो रहा है तो। बवासीर के दौरान सूजन हो सकती है, स्पेशली जो एक्सटर्नल हेमरोइड होता है उसमें स्वेलिंग से आसपास के एरिया में स्वेलिंग होती है, काफी तेज दर्द होता है, और थ्रोम्बोसिस के कारण वहां पर एनल एरिया में सूजन आ जाती है। कई बार वहां इस्चीमिया हो जाता है। इस्चीमिया मतलब वहां की जो आसपास की जो टिश्यूज है वहां ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, और अंत में नेक्रोसिस भी हो सकता है। आंतरिक बवासीर नॉर्मली दर्दनाक या दर्दनाक नहीं होते हैं, पेनलेस होते हैं, जब तक कि वो बहुत बड़े ना हो जाएं, या उनमें ब्लीडिंग ना हो जाए, या वो प्रोलैप्स ना हो जाए। लगातार रक्तस्राव होने से एनीमिया भी देखा जा सकता है इन रोगियों में, और सीवियर एनीमिया देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? एक तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करने से और हिस्ट्री से यदि सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब उसको बवासीर है। इसके अलावा कंफर्म डायग्नोसिस के लिए प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड, ऑकल्ट ब्लड और फ्रेश ब्लड के लिए, तथा कंप्लीट ब्लड काउंट और हीमोग्लोबिन करवाते हैं। हीमोग्लोबिन नॉर्मली इनमें काफी कम होता है ऐसे रोगियों में। इलाज क्या हो सकता है इसका? इलाज के कई तरीके हैं। इसका जो इलाज का उद्देश्य होता है वो है कि सॉफ्ट, नरम और बल्कि स्टूल पास हो बिना जोर लगाए। रोगी को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जा सकती है कि अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता और शौच के दौरान अत्यधिक स्ट्रेनिंग से बचकर इसके लक्षणों और परेशानियों को दूर किया जा सकता है। नरम और भारी मल पारित होने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन किया जाए, और उच्च अवशेष आहार यानी जो हाई फाइबर डाइट है वो ली जाए। यदि यह उपचार सफल नहीं होता है तो हाइड्रोफिलिक बल्क बनाने वाले एजेंट जैसे साइलम इसबगोल भूसी या साइलम हस्क दिया जा सकता है। वार्म कंप्रेस, सीट्स बाथ, एनाल्जेसिक मलहम, सपोजिटरीज और रेस्ट, ये सब स्वेलिंग को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स हैं स्पेशल, जैसे इंफ्रारेड फोटोकोएगुलेशन,
बाइपोलर डायथर्मी और लेजर थेरेपी का उपयोग करके भी जो म्यूकोसा इसके वेन्स के साथ स्वेल होके प्रोलैप्स हो रही है या लटक रही है, उसको चिपका दिया जाता है मसल्स के साथ, तो वो वहां पर फिक्स हो जाती है। इसी प्रकार स्क्लेरोजिंग एजेंट का इंजेक्शन लगाकर भी उसे वहां पर रोका जा सकता है। स्पेशली जो ब्लीडिंग वाले हेमरोइड्स होते हैं उनके लिए वो प्रभावी होता है। ये प्रक्रियाएं बवासीर को आगे बढ़ने से या सीवियर होने से रोक सकती हैं। इसके अलावा आंतरिक जो इंटरनल बवासीर है उसके लिए शल्य चिकित्सा की जा सकती है, जिसमें एक रबर बैंड को उसके ऊपर लगा दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है। इसमें इस प्रोसीजर में जो बवासीर का पार्ट है उसे एनोस्कोप के द्वारा देखा जाता है और उसे किसी एक इंस्ट्रूमेंट से पकड़कर उसके ऊपर वो रबर स्लिप करवा दिया जाता है। अब जहां पर वो रबर टाइट हो जाता है उसके आगे का पार्ट नेक्रोटाइज हो जाता है और अंत में स्लप ऑफ होकर गिर जाता है। क्रायोसर्जिकल हेमरोइडेक्टमी बवासीर को दूर करने का एक अन्य तरीका है, जिसमें नेक्रोसिस पैदा करने के लिए पर्याप्त समय तक बवासीर की फ्रीजिंग की जाती है। हालांकि यह एक दर्द रहित प्रक्रिया है, परंतु इसमें व्यापक रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत डिस्चार्ज जो आता है बहुत बदबूदार होता है और घाव भरने में भी काफी समय लगता है। नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे पहले प्रॉपर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, असेसमेंट करेंगे और एक नर्सिंग केयर प्लान तैयार करेंगे। इसके बाद बवासीर के रोगियों का जो मूल्यांकन है या असेसमेंट है उसमें न्यूट्रिशनल हिस्ट्री को भी ऐड किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के रूप में वो काम करती है। रोगी को एनकरेज किया जाता है कि समस्या पर वो चर्चा करे, जो भी उसके पास डाउट हैं उन्हें क्लियर करे, संदेहों और चिंताओं को दूर करे। रोगी के महत्वपूर्ण जो संकेत हैं यानी वाइटल साइंस हैं उनको चेक करना, उनको रिकॉर्ड करना और टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन यदि ये हैं तो उनको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है और सीवियर एनीमिया हो गया है। दर्द को कम करने के लिए और कंफर्ट को इंक्रीज करने के लिए जो भी दवाएं दी जाती हैं वो निर्धारित समय पर देना है। रोगी को सलाह दी जाती है कि वो स्ट्रेनिंग से बचे, जोर लगाने से बचे स्टूल के दौरान। यदि ऐसा करना पड़ रहा है तो रिपोर्ट करे और उसके लिए मेडिसिन ले। नर्स को असेस करना होता है पेशेंट के लेवल की, जो एंजाइटी लेवल है उसे, और नॉर्मली देखा जाता है कि जो हेमरोइड्स हैं उनमें उनके रोगी काफी एंक्शियस होते हैं, चिंतित होते हैं, तो उन्हें पर्याप्त एक एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन या जानकारी प्रदान की जाए इस रोग के बारे में, ताकि उनकी चिंताओं का स्तर कम हो सके। इसके अलावा जो रोगी है उसके साथ आराम से बात की जाए, जो भी उसकी टेंशन या चिंताएं उन्हें दूर किया जाए और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाए। इसके अलावा कुपोषण से बचने के लिए, कुपोषण यदि है रोगी में या वजन घट रहा है तो उसके लिए कंटिन्यू मॉनिटर किया जाए रोगी को, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सीवियर एनीमिया हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग कभी भी हो सकती है। तो ऐसे रोगियों को जैसे ही गंभीर स्थिति से निकल जाए या ऑपरेशन हो जाए उसके बाद न्यूट्रिशनल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है कि वो अच्छी डाइट लें, ज्यादा फ्लूइड्स लें और हाई फाइबर डाइट लें। ऑपरेशन के बाद आईवी फ्लूइड्स की जरूरत पड़ सकती है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की हम उसको लगातार मॉनिटर करेंगे। आईवी फ्लूइड्स का मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड्स या आईवी जो लाइन लगाते हैं और फ्लूइड्स दिए जाते हैं। डिस्चार्ज प्लानिंग के दौरान बवासीर की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है, जैसे कि स्ट्रेनिंग से बचें, शौच के दौरान ज्यादा जोर लगाने से बचें और भारी वस्तुओं को नियमित रूप से उठाने से बचें। रोगी को ये सलाह दी जाती है कि वो निर्धारित दवाएं समय पर लें और यदि लक्षण फिर से प्रकट होते हैं तो फॉलोअप केयर के लिए जरूर वापस आएं। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। यहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।